Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of June 2020 Wednesday. So let's start with the Economic Times news analysis. In today's discussion we are going to cover these articles. So let's start with article number 1, Green Shoots of Revival Seen. As per the data released by Finance Ministry on Monday, 14 separate indicators across manufacturing, service, finance and agriculture have shown up that increase in economic activity and improvement in economic indicators. कल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक डेटा रिलीज़ किया जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 14 ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर प्रपोज किए हैं, ऐसे इकोनॉमिक इंडिकेटर दिखाए हैं, उनका डेटा दिखाया है जिससे ये इंडिकेट हो रहा है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में और एग्रीकल्चर सेक्टर में बाउंस बैक देखा गया है आफ्टर कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक। तो ये डेटा ये कह रहा है कि इंडियन इकोनॉमी में रिवाइवल स्टार्ट हो गया और वो रिवाइवल बहुत फास्ट पेस से इंडियन इकोनॉमी रिवाइव कर रही है। और इसका जो बेसिक रीज़न है जो मिनिस्ट्री बता रही है कि वाई दी सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, फाइनेंस, एग्रीकल्चर हैज़ रीबाउंस इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पैकेज, रिलीफ पैकेज और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन सर्टेन ग्राउंड। तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो बड़ा सा इकोनॉमिक 20 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस किया था, इसके बाद हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने 5 कॉन्फ्रेंसेज में डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेशन को बताया था, कितना एलोकेशन किस में दिया गया, क्या पॉलिसी चेंजेस लाए गए हैं। उन सारे पॉलिसी चेंजेस की वजह से इंडियन इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं उन सब में इम्प्रूवमेंट देखा गया है, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और फाइनेंस में। और अगर कुछ इंडिकेटर्स की बात करें तो कौन से ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनको देखकर कैसा लग रहा है कि इंडियन इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, तो एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय हायर इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल कंजप्शन, greater movement of goods and services across the states and increase in financial transaction. All these indicators are indicating the sign of improvement after resumptions of the economic एक्टिविटीज़। और मार्केट ने भी बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट शो किए हैं। अगर बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो बीएसई सेंसेक्स ने 35,000 का पॉइंट मार्क क्रॉस किया है आफ्टर मार्च 11। फर्स्ट टाइम मार्च 11 के बाद में बीएसई सेंसेक्स के इंडेक्स ने 35,000 का पॉइंट क्रॉस किया है। और इसको एक्सपर्ट जो है एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री इट इज़ अ गुड इंडिकेशन फॉर इंडियन इकोनॉमी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल कंजप्शन, इंटर एंड इंट्रास्टेट मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रिटेल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, all these have also emerged as a positive indicator in between May and June in terms of real activity indicators as per the ministry। हालांकि इस डेटा में, उस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि इकोनॉमिक लॉकडाउन की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा एडवर्स इम्पैक्ट भी हुआ था, बट गवर्नमेंट इज़ कमिटेड टू मेक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एंड प्रोवाइड ऑल शॉर्ट ऑफ सपोर्टिव सोशल वेलफेयर मेजर्स टू एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट अभी भी कमिटेड है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को लेकर के। अगर फ्यूचर में कोई और तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या सोशल वेलफेयर मेजर्स की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट उसको लेगी। और गवर्नमेंट ने और आरबीआई ने जो साथ में मिल करके जो मेजर्स लिए थे फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी से, उसकी वजह से इकोनॉमी को मिनिमम डैमेज हुआ है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 इंड्यूस पैंडेमिक। ऐसा मिनिस्ट्री का कहना है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, जिसने डेटा रिलीज़ किया। अब यहाँ पर एक टर्म यूज़ हुआ है री इन्विगोरेट। तो ये इस वर्ड की आप मीनिंग समझ लीजिए। इस वर्ड की मीनिंग होती है पुनर्जीवन। इसको अगर हम बोलें इसके सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, तो इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं, जिसको बहुत सिंप्लीफाइड सिनोनिम्स है रीजनरेट, दोबारा से जीवित कर देना, रीजनरेट, रीसशिएटेड, रीजरेक्टेड। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं री इन्विगोरेट के। तो ये टर्म आप याद रख सकते हैं, हो सकता है कभी किसी एग्जाम्स में आपसे इसकी मीनिंग पूछ ली जाए। So as per the finance ministry, both RBI as well as the central government has taken the prompted and calibrated policy measures to minimize the damage of COVID-19 induced economic lockdown on Indian economy. As per the ministry, Indian economy is expected to contract by 7% in the
फाइनेंशियल ईयर 21। तो जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 7% का कॉन्ट्रैक्शन देखा जाएगा और इस बार की जो फाइनेंशियल ग्रोथ रही है वो भी नेगेटिव में टेरिटरी में जाएगी, आरबीआई ने भी कहा है। बट अगर हम फाइनेंशियल ईयर 20 की बात करें जो अभी मार्च में ख़त्म हुआ है, उस फाइनेंशियल ईयर में भी इंडियन इकोनॉमी ने स्लोवेस्ट पेस की ग्रोथ रजिस्टर करी है, जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर करी है पिछले 11 सालों में। और कितनी थी? 4.2 का जीडीपी ग्रोथ रेट रहा है फाइनेंशियल ईयर 20 में। तो ये हो सकता है ये भी आपके लिए प्रोबेबल क्वेश्चन बन जाए। तो आप याद रखें पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो जीडीपी ग्रोथ रही वो अप्रॉक्सीमेटली 4.2% की रही है। नोमुरा एक कंपनी है जिसने रीसेंट एनालिसिस करी है डिफरेंट सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल, फिजिकल रिटेल, रियल एस्टेट, रेस्टोरेंट्स, एफएमसीजी, ई कॉमर्स, पावर, हॉस्पिटैलिटी, पेट्रोलियम, और सब में प्री कोविड-19 से पहले की क्या सिचुएशन थी और कोविड-19 के बाद की क्या सिचुएशन है, उन सबको देख करके डेटा एनालिसिस करते हुए अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। तो मैंने इसको यहाँ पेस्ट कर दिया, आप इसको डिटेल में देख सकते हो क्योंकि हर एक सेक्टर को यहाँ पर एनालाइज कर पाना या पढ़ के बताना विल मेक द लेक्चर सो लॉन्ग। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ऑलरेडी आपके टेलीग्राम चैनल पे। हालांकि मैक्सिमम सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो चाहे वो ऑटोमोबाइल, फिजिकल रिटेल, सब ने थोड़ा सा ग्रोथ रजिस्टर किया है। बट अभी प्री कोविड-19 की सिचुएशन में तो नहीं आ पाए हैं बहुत सारे सेक्टर, बट हाँ इकोनॉमिक रिवाइवल के साइन शुरू हो चुके हैं और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में तक इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी पेस से रिबाउंड करेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, इंडिया टू सीक डिस्कशन ऑन वर्क वीज़ा सस्पेंशन बाय यूएस। आज ही हमने बिजनेस स्टैंडर्ड में डिस्कस किया है कि यूएसए गवर्नमेंट ने H1B और L1 वीज़ा और अदर इमिग्रेशन वीज़ा को दिसंबर 2022 तक सस्पेंड कर दिया कि फ्रेश वीज़ा अलाउ नहीं करेंगे दिसंबर 31 तक यूएस गवर्नमेंट। तो उसी डिस्कशन पर, उसी यूनिलैटरल डिसीजन पर यूएसए गवर्नमेंट के उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी मिला है। बहुत सारे ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स ने डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज़ भी किया है और कहा है उनके इस डिसीजन की वजह से यूएस इकोनॉमी में इनोवेशन और डेवलपमेंट बहुत हॉल्ट होगा। और अगर हम इंडिया की बात करें तो 70% जो वीज़ा है H1B वीज़ा वो इंडियंस होल्ड करते हैं, स्पेशली आईटी प्रोफेशनल्स। तो अगर इस वीज़ा में अगर सस्पेंशन डाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है इस वीज़ा को, तो डेफिनेटली इंडियन आईटी फर्म्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड वेरी मच और आईटी प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी अफेक्टेड वेरी मच। तो इसी यूएस गवर्नमेंट के इसी डिसीजन पे इंडिया इज़ गोइंग टू हैव द सेपरेट डिस्कशन विद द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प अपार्ट फ्रॉम द एफटीए। जैसे हमको पता है कि एफटीए पर इन दोनों के बीच में डिस्कशन होने वाला, दोनों कंट्रीज़ के बीच में। अब इंडिया इस वीज़ा H1B वीज़ा के इशू पर यूएसए गवर्नमेंट से सेपरेट डिस्कशन करेगी और ये इस बात पर कंसेंसस बनाई जाएगी कि जो ये सस्पेंशन किया गया है H1B वीज़ा का और L1 वीज़ा का और अदर इमिग्रेशन वीज़ा का, उसको रिवोक कर दिया जाए। हालांकि एक्सपर्ट का भी ये कहना है और ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि दिस मेजर इज़ नॉट स्पेसिफिकली टारगेटेड टू इंडिया, इंडिया के लिए टारगेट नहीं किया है स्पेसिफिकली। लेकिन अगर हम डेटा देखें या अगर हम ये देखें कि कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है यूएसए का H1B वीज़ा, तो इंडिया और इंडिया का आईटी सेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ करता है। तो अगर ये डिसीजन लिया गया है तो कहीं ना कहीं इंडिया इस डिसीजन से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। इसलिए इंडिया इज़ गोइंग टू होल्ड अ सेपरेट टॉक ऑन दिस टॉपिक विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उनके इस डिसीजन की वजह से इंडिया में लेबर मोबिलिटी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होगी और इंडिया के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट होंगे यूएस गवर्नमेंट के इस डिसीजन से। वॉशिंगटन मूव इज़ लाइकली टू पुट अराउंड 20,000 इंडियन H1B एप्लीकेंट एज अ डिसएडवांटेज दिस ईयर। तो आप ये देख सकते हैं कि इस डिसीजन की वजह से इंडिया में 20,000 जो H1B वीज़ा के एप्लीकेशंस हैं वो अफेक्ट होंगे। मीन्स 20,000 एप्लीकेशंस ऑलरेडी लगे हुए थे जिसको सबको ये सब अब सस्पेंड हो जाएंगे और जो फ्रेश एलोकेशंस होने थे, जो फ्रेश एप्लीकेशंस आने थे वो भी नहीं आएंगे। इसका मतलब दिसंबर तक कि कोई भी आईटी प्रोफेशनल यूएस में एंट्री नहीं कर पाएगा फॉर देयर वर्क पर्पस। ग्लोबल टेक्नोलॉजी लीडर्स इंक्लूडिंग एप्पल, टिम एंड अदर CEOs और अदर टॉप managers or the executive of many companies or technology giants have criticized the move taken by Donald Trump. Even
Sundar Pichai has also written on his their blogging site that they are highly disappointed by this proclamation of US government. और इसके बाद भी टेक्नोलॉजी जियांस और कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स ये कह रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट का जो ये मूव है ये यूएस में इनोवेशन को और यूएस इकोनॉमी को रिकवरी में अफेक्ट करेगा। एक तो इनोवेशन हर्ट होगा क्योंकि इनोवेशन की कॉस्ट बढ़ेगी अगर आप ना ही यूएस कंपनीज़ को अलाउ करेंगे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को हायर करने के लिए और ना ही इंडियन आईटी कंपनीज़ को अलाउ करेंगे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को यूएस भेजने के लिए, जिससे कि जो हमारा इनोवेशन है वो अफेक्ट होगा और इंडियन जो यूएस इकोनॉमी है उसकी रिकवरी भी अफेक्ट होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन क्यों लिया, उन्होंने ये डिसीजन अपने जो अपकमिंग इलेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए, कोरोना वायरस इम्पैक्ट को ध्यान में रखते के लिया है ताकि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें वो अगेन ये पॉइंट उठा सकें, अगेन ये इशू उठा सकें कि अमेरिका इज़ फॉर अमेरिकन। दैट इज़ वाई दिस डिसीजन हैज़ बीन टेकन प्रायर टू जस्ट इलेक्शन। तो जैसा कि डेटा बता रहा है कि 70% ऑफ H1B वीज़ा आर इशू टू इंडियंस, मेनली वर्कर्स फॉर US टेक फर्म्स। अबाउट 68% ऑफ H1B एप्लीकेशन फॉर फाइनेंशियल ईयर 21 वर ऑन इंडियन नेशनल। तो जो एप्लीकेशन फाइनेंशियल ईयर 21 के पड़े हुए थे यूएस एम्बेसी के पास, यूएस गवर्नमेंट के पास, उसमें से 68 एप्लीकेशन जो थे, 68% एप्लीकेशन H1B1 वीज़ा के वो इंडियंस के ही थे। और गवर्नमेंट के इस डिसीजन की वजह से एक लार्ज सेक्शन है इंडिया का लेबर का वो अफेक्ट होगा। और यूएस गवर्नमेंट का क्या आर्ग्यूमेंट है उनका ये आर्ग्यूमेंट है ड्यूरिंग फरवरी टू अप्रैल 2020 ओवर 20 million US workers have lost their jobs in industries. So by revoking or by suspending this H1B visa or L1 visa, the chances of job opportunities or the job opportunities for Americans will increase. So suspension of H1B visa and L1 visa may create the larger opportunities for Americans to get hired by those IT और US फर्म्स इन अमेरिका। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री ऑन द एज ओवर स्ट्रैंडेड चाइनीज़ इम्पोर्ट। अगर आपको याद हो तो जब मैं बैरियर्स की बात कर रही थी, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स मैंने आपको समझाया था, जहाँ पर मैंने गूगल टैक्स की जिस वीडियो में बात करी थी वहाँ पर मैंने आपको समझा था कि एक टैरिफ बैरियर्स होते हैं, एक नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं। तो टैरिफ बैरियर जो टैक्स रिलेटेड बैरियर्स होते हैं वो सारे टैरिफ बैरियर्स होते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में अलग तरह के टैक्स के अलावा कोई बैरियर्स क्रिएट करते हैं तो वो हमारे नॉन टैरिफ बैरियर्स में आते हैं। तो ये जो न्यूज़ है ये क्लासिक एग्जाम्पल है नॉन टैरिफ बैरियर का। क्या है इस न्यूज़ में? इस न्यूज़ में ये कि एक शिपमेंट जो चाइना से आया था स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को लेकर के, उसको पोर्ट नहीं दिया गया बहुत टाइम तक। इंडियन जो गवर्नमेंट है, जो पोर्ट अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने पोर्ट नहीं दिया। पोर्ट देने के बाद अब उस पोर्ट पे उस शिपमेंट को रोक रखा है फॉर फिज़िकल चेकिंग। जो वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, जो कस्टम ड्यूटी के अथॉरिटीज़ हैं, अब वो एक एक आइटम जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसकी फ़िज़िकल चेकिंग करेंगे ऑन क्वालिटी पैरामीटर्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो तरह के नॉन टैरिफ बैरियर इंडियन गवर्नमेंट ने यूज़ किए चाइना के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को इंडियन मार्केट में एंट्री देने से पहले तो उनको पोर्ट नहीं दिया। पोर्ट देने के बाद अब उनको रोक रखा है, उनका जो कार्गो है, जो शिपमेंट है, उसकी डीलोडिंग नहीं करने दे रहे। कह रहे हैं कि उसकी फ़िज़िकल चेकिंग होगी फॉर देयर क्वालिटी पैरामीटर्स, जिससे कि जो कंसाइनमेंट है, जो इवेंचुअल बिज़नेस डीलर के पास पहुंचना है, उसको पहुंचने में भी डिले होगा। तो इन सारी प्रोसेस से क्या होगा? प्रोसेस से ये होगा कि जो इंडियन बिज़नेस डीलर्स हैं वो चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, इतने सारे हर्डल्स क्रॉस करने पड़ेंगे, तो वो अब इंडिया से इंपोर्ट करने में डिस्करेज होंगे। हालांकि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, उस जो डोमेस्टिक, उन्होंने कहा है कि ये इस तरह की फ़िज़िकल चेकिंग से क्या होगा, उनके जो क्रिटिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो क्रिटिकल इक्विपमेंट्स हैं, जो फ्रेजाइल हैं, इट कैन बी डैमेज एंड इट विल सॉइल देयर इम्पोर्ट्स। तो फिज़िकल चेकिंग अगर आप करेंगे, उनका कहना है फिज़िकल अथॉरिटीज़ अगर फिज़िकल चेकिंग करेंगी तो उनके प्रोडक्ट जो हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं और वो गंदे भी हो सकते हैं, और वो हो सकता है आगे फिर उनका यूज़ ना रह जाए, वो यूजेबल ना रह जाए।
तो जो चेयरमैन ऑफ इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं उनका ये कहना है। हालांकि गवर्नमेंट का इंडिकेशन बहुत क्लियर है दैट गवर्नमेंट इज गोइंग टू यूज ऑल शॉर्ट ऑफ बैरियर्स, टैरिफ एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर, इन ऑर्डर टू कर्ब द इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना। अगर हम बात करें इस एसोसिएशन के, जो हमारा इंडिया सेलुलर इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन है, तो लावा, फैक्सकॉन, ओप्पो, वीवो, फ्लेक्सट्रॉनिक्स, एप्पल, ये सारे इस एसोसिएशन के मेंबर हैं। तो दे आर अपोजिंग दिस फिजिकल चेकिंग बाय इंडियन अथॉरिटीज़ कि आप हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे पार्ट्स इंपोर्टेड आए हैं, शिपमेंट जो चेन्नई और दिल्ली में खड़ा है उसको रोक रखा है फॉर फिजिकल चेकिंग। दैट इज़ नॉट अ गुड साइन एंड दैट इज़ नॉट अ गुड मूव बाय इंडियन अथॉरिटी, जिससे कि उनका शिपमेंट अफेक्ट होगा, उनके प्रोडक्ट डैमेज होंगे और कंपनी को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल को आप कोट कर सकते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स में। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4, IRDAI ब्रिंग्स आउट न्यू ड्राफ्ट कोविड पॉलिसी। जैसा कि हम सभी को पता है, कोविड-19 जैसे सिचुएशन अभी रिसेंटली हिस्ट्री में कभी नहीं आई। तो जो हमारे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी, जो कंपनीज इंश्योरेंस देती थी, वो इस तरह की पैंडेमिक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस पॉलिसी या इंश्योरेंस प्रोडक्ट उनके पास नहीं थे। और बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी में जब स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें इस तरह की डिजीज़ेस कवर थी या नहीं कवर थी, इसके बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं था। जो इंश्योरर थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ गए जब उन्होंने कोविड-19 के बिल देखे और उसके लिए इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया। तो बहुत सारी कंपनीज़ ने उन्हें मना कर दिया, कुछ कंपनीज़ ने कहा कि कोविड-19 उस इंश्योरेंस कवर में नहीं आता। तो कई सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हुए, क्योंकि कोविड-19 जैसी पैंडेमिक सिचुएशन कभी किसी ना इंश्योरेंस कंपनी ने सोची थी, ना ही कभी किसी इंश्योरर ने, जो इंश्योरेंस होल्डर है उसने भी नहीं सोची थी। तो बहुत सारी पॉलिसीज़ में इस तरह की पैंडेमिक जो थी वो कवर नहीं थी। इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए IRDAI ने एक न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी लाई है कोविड-19 को लेकर के, जिससे कि जितने भी इश्यूज़ हैं पॉलिसी, स्टैंडर्ड पॉलिसी या अदर पॉलिसीज़ को लेकर के, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के, वो सारे रिजॉल्व हो सकें। इस न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी में IRDA ने 2 तरह की पॉलिसी सजेस्ट करी हैं आफ्टर द कंसल्टेशन विद इंश्योरर। 2 तरह की पॉलिसी कैसे? एक स्टैंडर्ड इंडेमनिटी बेस्ड कवरेज होगा और एक फिक्स्ड बेनिफिट बेस्ड कवरेज होगा। और जितने भी इंश्योरर्स हैं उनको जुलाई 15 तक का टाइम लाइन दिया है कि आप इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाइए और ऑफ़र कर सकते हैं या ऑफ़र करिए मार्केट में। So now insurer are now expected to offer an indemnity cover with sum assured between 50,000 to 1 lakh and a fixed benefit cover. As per the earlier guidelines, insurers were first expected to offer an indemnity cover by June 15, and then a revised draft mandated them to cover the fixed benefit policy by June 30. और इस न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी में PEP जो किट्स है उसकी कॉस्ट भी कवर होगी। जो मेडिकल कंज्यूमेबल्स हैं, PEP किट्स के अलावा जितने भी मेडिकल कंज्यूमेबल्स हैं लाइक सैनिटाइज़र एंड अदर्स, उसकी भी कॉस्ट कवर होगी। एंड दैट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट मूव बाय IRDAI। न्यू पॉलिसी में एक और जो सब लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया गया है। पहले की पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट होती थी, और इस जो नई पॉलिसी IRDAI आई है उसमें उसने रूम रेंट की लिमिट को भी रिमूव कर दिया है। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड मूव एज पर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट। क्यों? क्योंकि कोविड-19 की सिचुएशन में आप देख रहे हैं आइसोलेशन में रहना, तो जो रूम का जो कॉस्ट है, रूम का रेंट है, अगर आप देखें तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा है। इवन अगर मैक्स जैसे हॉस्पिटल्स की बात करें, मैक्स, अपोलो, जो बड़े बड़े मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर कहीं कहीं तो एक रूम का जो पर डे का जो एक्सपेंस है वो 25,000 से लेकर के 30,000 तक का एक नाइट का स्टैंड है उन सारे हॉस्पिटल्स में। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 की स्पेशल जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो कोविड-19 पैंडेमिक में जो ऐसी पेक्यूलरिटीज़ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए IRDA ने नई पॉलिसी में जो लिमिट थी रूम रेंट की, उसको सब लिमिट को रिमूव कर दिया है। And which was a point of concern among several industry observers as it decreased the scope of existing medical insurance policies. And the new cover is also expected to be priced cheaper than the standard comprehensive medical cover.
तो जो नई पॉलिसी आएगी उसमें ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो प्रीवियस जो स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर होता है उसके कंपैरिजन में वो नई पॉलिसी कवर जो होगा वो चीप होगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया, ऐसा आईआरडीए ने क्यों किया? बेसिकली आईआरडीए का पर्पस है कि जो नया प्रोडक्ट आए कोविड-19 को कवर करते हुए दैट शुड बी अफोर्डेबल एंड अवेलेबल टू ऑल सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, गरीब के लिए भी अवेलेबल हो या लो इनकम ग्रुप के जो सेक्शन है उसको भी अवेलेबल हो, जिससे कि मैक्सिमम सेगमेंट जो पॉपुलेशन का जो अनइंश्योर्ड है मतलब जिन्होंने अभी तक कोई भी हेल्थ पॉलिसी नहीं ली है वो भी इस कोविड-19 की सिचुएशन में कोई हेल्थ पॉलिसी ले लें। इसीलिए जो नई हेल्थ पॉलिसी आ रही है, जो नया कवरेज आया है जिसको आईआरडीआई ने प्रपोज किया है, उसकी कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी चीपर रखी गई है इन कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल कवर। जैसा कि हम सभी जानते हैं इंडिया में इंश्योरेंस का जो कवरेज है, जो अगर हम बोलें कितनी पॉपुलेशन इंश्योर्ड है, तो बहुत ही मिनिमम पॉपुलेशन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस जैसी स्कीम्स को अवेल करती है, इवन पॉइंट्स में है नंबर। तो इसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आईआरडीए ने जो प्राइस है वो चीपर रखे हैं। बहुत सारे जो सब लिमिट्स थी रूम रेंट की वो हटा दी हैं, बहुत सारी कवरेज जो जैसे पीपी की कवरेज बढ़ा दी है, अदर मेडिकल कंज्यूमेबल्स उन सब की कवरेज बढ़ा दी है, जिससे कि इस पॉलिसी के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और उसको ज़्यादा ज़्यादा खरीदें और नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस पीपल जो अनइंश्योर्ड सेगमेंट है वो इंश्योर्ड सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाए। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5, कस्टम्स ड्यूटी ऑन सोलर गियर लाइकली। अब आईटी, आईटीईएस, स्टील, फार्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नाउ गोइंग टू इम्पोज द कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर इक्विपमेंट इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज़। और अगर हम बात करें अदर कंट्रीज़, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो सोलर पैनल, सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होते हैं वो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। तो अब इंडिया जितने भी ये सोलर पैनल्स हैं, सोलर गियर्स हैं, जो सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज़ होते हैं, सोलर इक्विपमेंट्स, उन सब पर अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कस्टम ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। और किसी भी इंपोर्ट के लिए अगर कोई भी इंपोर्ट आ रहा है सोलर पैनल से या सोलर गियर से रिलेटेड, उसको गवर्नमेंट अप्रूवल के थ्रू ही आना पड़ेगा। प्रायर अप्रूवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री इज़ इसेंशियल इन केस ऑफ इम्पोर्टिंग और इम्पोर्ट फ्रॉम सर्टन कंट्रीज़। और एक्सपर्ट भी यही कह रहे हैं कि इसका प्राइमरी टारगेट चाइना ही है, क्योंकि चाइना ही इंडिया की सोलर इक्विपमेंट मार्केट को डोमिनेट करता है। मैक्सिमम जो हमारा सोलर इक्विपमेंट, सोलर पार्ट्स आते हैं या हम सोलर पैनल होते हैं वो हम चाइना से ही इंपोर्ट करते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने अपने स्टेटमेंट में कहीं पर भी किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, बट गवर्नमेंट ने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज गोइंग टू इम्पोज मोर कस्टम ड्यूटी ऑन सोलर इक्विपमेंट्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल एज import require the prior approval of the administrative ministry, जिससे कि जो सिक्योरिटी कंसर्न है उनको चेक किया जा सके, क्वालिटी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग सारे इक्विपमेंट्स को चेक किया जा सके। जैसा कि हम सभी को पता है साइबर अटैक का जो खतरा है वो इंडियन गवर्नमेंट पे कंटिन्यूसली पॉपअप कर रहा है, जिसको लेकर के गवर्नमेंट बहुत कॉशियस है। और अगर हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हमारा आईटी हो गया, हमारा टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारा पावर ग्रिड हो गया, ये सब हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर हमारे चाइनीज़ इक्विपमेंट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जहाँ पर चाइनीज़ पार्ट एंड पार्सल यूज़ हुए हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ऐसा सेगमेंट कहाँ पर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा हम चाइनीज़ इक्विपमेंट्स हमने यूज़ किए, दैट इज़ हमारा पावर ग्रिड सिस्टम। जो हमारा पावर ग्रिड सिस्टम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा चाइनीज़ इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जिसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल है। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें जितने भी सोलर पैनल आ रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के उस पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो जो नई पॉलिसी आ रही है सोलर पैनल और सोलर इक्विपमेंट्स के इंपोर्ट को लेकर के, उसमें गवर्नमेंट ने कहा है कि पहले तो जितना भी आएगा इंपोर्ट उसको हायर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। दूसरा, गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी के थ्रू अप्रूवल होगा, इसी के बाद इंपोर्ट आएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, वो भी इंपोर्ट कब आएगा, जब इंपोर्ट इज़ इनएविटेबल मतलब क्रिटिकल इंपोर्ट है, उसको अभी रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो हमारी जो घर की कंपनी डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं वो अभी वो पार्ट नहीं बना सकती हैं, तो उसका इंपोर्ट करना ज़रूरी है। तो केवल वही इंपोर्ट आएगा और वो भी
उसको कितने टाइम के लिए अलाउ करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? केवल 2 से 3 साल के लिए क्रिटिकल इंपोर्ट को अलाउ किया जाएगा, या ऐसा इंपोर्ट जो कि इनएविटेबल है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे डोमेस्टिक फर्म्स के लिए, या हमारी डोमेस्टिक फर्म्स अभी वो प्रोडक्ट या वो इंपोर्ट नहीं बना पा रही हैं। तो 2 से 3 साल के लिए क्रिटिकल इंपोर्ट्स को अलाउ किया जाएगा, और उसी 2 से 3 साल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री अपने खुद के इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को डेवलप करेगी बाय यूजिंग इनेबलिंग पॉलिसीज, टैक्स इंसेंटिव, स्टार्टअप्स, वेंडर डेवलपमेंट, R&D सपोर्ट। तो ये सारे सपोर्ट देते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ये कोशिश करे कि जो भी इंपोर्ट आ रहा है उसको इंडिजीनियसली डेवलप किया जा सके, या इंडिजीनियस डेवलपमेंट की कैपेसिटी बिल्डअप करी जा सके विद इन 2 to 3 ईयर्स, तो जिसके बाद हम उस इंपोर्ट को भी बंद कर देंगे चाइना से। तो गवर्नमेंट ने इस लोकल मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए इन केस ऑफ सोलर पैनल्स कई ऐसे अदर पॉलिसीज़ भी लाएँ, जिसमें गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी प्रोजेक्ट डेवलपर्स होंगे, लोकल इक्विपमेंट्स को डेवलप करेंगे, सोलर पैनल इक्विपमेंट्स को डेवलप करेंगे, उनको गवर्नमेंट लोअर इंटरेस्ट रेट पर फंड प्रोवाइड करेगी। और रही बात इंपोर्ट करने की, तो गवर्नमेंट एक अप्रूवल लिस्ट बनाएगी मॉडल्स की एंड मैन्युफैक्चरर्स की, और अगर केवल वही मॉडल इंपोर्ट किए जा सकेंगे, और केवल उन्हीं अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर्स से ही उन मॉडल्स को इंपोर्ट किया जा सकेगा एज पर द ministry. So as per the government, this will ensure that all solar power projects which are bid out as per the standard bidding guidelines will be required to procure solar cells and solar modules and other equipments from manufacturers figuring in approved list. तो अप्रूव्ड लिस्ट में जो मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, जो मॉडल्स आएंगे, वो केवल उन्हीं से इंपोर्ट किया जा सकेगा और उन्हीं मॉडल्स को इंपोर्ट किया जा सकेगा। और हर इंपोर्ट की पहले गवर्नमेंट हर इंपोर्ट को एसेस करेगी, उसकी नेसेसिटी को एक्सपेक्ट करेगी कि हाँ ये इंपोर्ट आना ज़रूरी है, या हम इस इंपोर्ट को रोक करके इसकी सप्लाई अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर से कर सकते हैं कि नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, फार्मास्यूटिकल, इन सब सेगमेंट के बाद अब सोलर पैनल की बारी है, जिसमें गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स ला दिए हैं इन ऑर्डर टू कर्ब द इंपोर्ट फ्रॉम चाइना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।